हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त। बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करने का प्लान कर चुके होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी शुरुआत करने से पहले हम लोगों की एक बेहतर प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। अगर बेहतर प्लानिंग हम लोगों के पास है तो यकीन मानिए रिजल्ट भी बहुत शानदार रहने वाला है। तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। और आज से शुरू होने जा रहा है आप लोगों के लिए थानेदार बैच। इस थानेदार बैच के अंदर हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे होंगे यूपीएसआई को। और यूपीएसआई जो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, कुछ लोग इसी के लिए जीते हैं मेरे भाई। तो उन सपनों को साकार करने के लिए बारी जो है वो आ चुकी है। उन सपनों को पूरा करने का समय जो है वो आ चुका है। आज से हम लोग जो है वो चीजें प्रारंभ करने जा रहे हैं जो हमें हमारी सफलता तक लेके जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारी आज बात करेंगे और केवल आज ही उन बातों को करेंगे, आज के बाद उन बातों को नहीं करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, चीजों को समझना, शुरुआत कैसे हम लोग लेके चलेंगे, क्या हम लोगों को करना होगा, क्या आप लोगों को स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी, उन तमाम बातों पर जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से यह कहूंगा कि अगर आप लोग देखेंगे ना तो यूपीएसआई 2017 में भी आप लोगों का हुआ था, 2021 में भी आप लोगों का हुआ था, 2026 में भी आप लोगों का हुआ है। ठीक है, अब यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में अंकित सर का शॉर्ट्स आपके सामने आ चुका है, इवन वीडियो भी आपके सामने आ चुकी है कि सबसे ज्यादा चांसेस हैं यूपीएसआई की भर्ती आने के, और वो लगभग लगभग कंफर्म है कि यूपीएसआई की वैकेंसी तो आएंगी। ठीक है, अब कोई भी चीज एक दिन में होती नहीं है। अगर कुछ बच्चे इस क्लास के अंदर ऐसे मौजूद हैं जो ये सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम लोग जो है वो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर उन्हें निराशा हाथ लगेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि यूपीएसआई अपने आप में एक ऐसी जॉब है जो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, और उस सपने को पाने के लिए बच्चे अथाह मेहनत कर रहे होते हैं। तो मेहनत तो आप लोगों को करनी होगी। मेहनत के लिए मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को टाइम की जरूरत पड़ेगी। टाइम आप लोगों के पास इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि आप उसमें एक शानदार मेहनत कर पाएं। तो मेरे प्यारे दोस्त यही वो समय है जहां आप लोगों को अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जहां आपको लगेगा कि यार वैकेंसी कब आएंगी, बहुत सारे मौकों पर आपको लगेगा कि यार वैकेंसी आएंगी भी या नहीं आएंगी, बहुत सारे मौकों पर आपको लगेगा कि चल यूपीएसआई को छोड़ देता हूं, किसी दूसरी तरफ चलता हूं। तो इन तमाम बातों को एक साइड रखते हुए और अर्जुन की तरह मेरे भाई आपका टारगेट केवल यूपीएसआई की जॉब पर होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको कंसंट्रेट होकर बस उसी के पीछे दौड़ना है, उसी के पीछे भागना है, और निश्चित ही जब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें आप अपने आप को पा रहे होंगे। लेकिन बस मैं आपसे यह कहूंगा, आज से शुरुआत हो रही है, ये बस शुरुआत ही ना रह जाए, बीच में टूट ना जाए, रिदम ना टूट जाए, ये आप लोगों को खुद सोचना होगा। थोड़ा सा ज्यादा टाइम जरूर लग सकता है, हो सकता है 4 महीने लग जाएं, 5 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, लेकिन यकीन मानिए जो रिजल्ट जो है वो पहले बैच वाले बच्चे देते हैं वो बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तमाम बातें आज हम लोग करेंगे, लेकिन आज के बाद हम केवल और केवल पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, समय है अभी हम लोगों के पास, बहुत शानदार तरीके से सारी चीजें पढ़ेंगे। बिल्कुल शुरुआत जो है वो हम लोग जीरो से कर रहे होंगे और एक अच्छे लेवल तक हम लोग जो है वो चीजों को लेके जाएंगे। अब आपके मन में ना तमाम क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जी लेवल क्या होगा? तो लेवल मेरे दिमाग में सारे पेपर हैं। 2017 का एग्जाम भी मेरे दिमाग में है, 2021 का एग्जाम भी मेरे दिमाग में है, 2026 में जो एग्जाम हुआ है जो मैथ्स के लेवल का था ही नहीं, यूपीएसआई के लेवल का था ही नहीं, वो भी मेरे दिमाग में है। सारे एग्जाम का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूंगा। मैं लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि कंटेंट वो आप तक पहुंचेगा जो निराश नहीं करेगा। एग्जामिनर कुछ भी सोच ले, आसान बनाएगा तो भी आप लोग करेंगे,
मॉडरेट बनाएगा तो भी आप लोग करेंगे, और अच्छा खासा लेवल रखेगा तो भी आप लोग करेंगे। हम उस तरीके से चीजों को जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए कि भैया बस शुरुआत कर दो। अब बस ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी जी जान से जो है इस वैकेंसी के पीछे जुड़ जाता हूं। एक बार सभी साथी थम्स अप करेंगे, एक बार सभी साथी थम्स अप करेंगे। थोड़ा सा इन कमेंट पे जो है अपना कंट्रोल करके रखना। यकीन मानना, मैं 100% आपको भरोसा दिलाऊंगा कि मैथ्स में आप कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक भी नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो थानेदार बैच है ये, और 3 दिन जो है वो डेमो हम लोगों के रहने वाले हैं। वैसे तो आप हर एक बच्चा जानता होगा कि कौन सा टीचर किस टाइप का कंटेंट देता है, लेकिन फिर भी हर बैच से पहले 3 डेमो हम लोग यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद ये सारी क्लासेस जो है वो आपके एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो डेमो नंबर आज 1 है, और हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हुए चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होगा कि भैया नोट्स बनाएं या ना बनाएं। हम लोग पहले जो है वो उस बैच को कंप्लीट कर चुके हैं, क्या हमें नोट्स बनाने की आवश्यकता है, तो उस पर भी हम लोग जो है वो बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 30 जून से, और क्लासेस आज से स्टार्ट हुई हैं मेरे प्यारे भाई, है ना। अभी वैसे इसका प्राइस जो है वो 899 है, अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, और बहुत कम प्राइस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 719 रुपए का ये बैच आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आपको कूपन कोड क्या यूज करना है, SI20 कूपन कोड यूज करना है, ठीक है। कूपन कोड को जरूर इस्तेमाल कर लेना। कभी पेमेंट करने के बाद ये कहो जी मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरा पेमेंट रिफंड कर दो या मेरा पेमेंट वापस कर दो, फिर भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले से ही इसका विशेष ध्यान रखना, आपको SI20 का यूज करना है, ठीक है। ये सारे फीचर्स के बारे में मैं बोल दूं और इसमें से कुछ प्रोवाइड ना हो, तो इन सारे फीचर्स के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सारी क्लासेस लाइव क्लासेस मिलेंगी आप लोगों को। डाउट ग्रुप आप लोगों को पता है कि बस हम ही हैं वो जो टेलीग्राम पे एक डाउट ग्रुप बनाते हैं, और उसमें टीचर्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं और आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सारे डाउट नहीं सॉल्व हो पाते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि 70 to 80% आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएं। नोट्स PDF आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, वर्कशीट आप लोगों को मिलेगी। एक्सपीरियंस टीचर इसलिए बोला गया है क्योंकि जो भी टीचर इस बैच के अंदर आपको दिए गए हैं, सारे के सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको लगभग 2021 के एग्जाम का भी एक्सपीरियंस है, 2026 के एग्जाम्स का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं मेरे भाई, तो ये वो टीम है जिससे आप अच्छे से वाकिफ हैं, हर एक टीचर से अच्छे से वाकिफ हैं। मतलब ये मान के चलिए कि जो वास्तव में होने चाहिए, आपको आपकी वर्दी दिलाने में जो सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, वो सारे के सारे टीचर्स आप लोगों को इस बैच के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो थोड़ा सा एक बार टाइम टेबल पे हम लोग बात कर लेते हैं। सुबह 8 बजे ममतेज सर हिंदी आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे। मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है इनके बारे में बताने की, सब कुछ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी मुझसे पहले जस्ट 10 बजे राहुल शर्मा सर रीजनिंग की क्लास लेके आपके सामने आए होंगे। 11 बजे मेरी क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी। 2 बजे जो है पॉलिटी और इको में से एक आपके सामने स्टार्ट हो रही होगी। हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक 4 बजे आप लोगों के सामने स्टार्ट होंगी, है ना। 5 बजे जो है वो मूल विधि राम सर आपके सामने लेके आएंगे। 6 बजे यूपी जीके वाला पार्ट होगा। स्टैटिक जीके और साइंस 10 अगस्त से आप लोगों की स्टार्ट होगी, अभी नहीं 10 अगस्त से। और मेरे भाई ये एग्जाम के समय पे, जिसमें इस बार भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइबर क्राइम वगैरह के, तो वो आपके शिवम सर जो है वो एग्जाम के समय पे इसकी क्लासेस लेके आ रहे होंगे। बहुत सारी बातें होंगी। मैं कुछ चीजों पर आपकी नब्ज पकड़ने का काम करता हूं। थोड़ा सा पहले मैं बता दूं कोर्स को कैसे परचेज करना है। और ये सुनो, ये मत सोचना कोर्स बेचने आए हैं, है ना। कोर्स के बारे में बताना पड़ता है क्योंकि भाई साहब बहुत सारी कोर्स जो हैं वो IVR पे आ रही होती हैं कि कैसे परचेस करें। तो यहां मैं ओपनली आपको बता देता हूं एक बार कि कैसे परचेस करना है, ठीक है। आप जैसे ही रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन खोलेंगे, ये इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। यहां पे फिर कैटेगरी रोजगार विद अंकित सेलेक्ट करेंगे, फिर पेड क्लासेस में जाएंगे और सबसे ऊपर आप लोगों को UPSI भर्ती थानेदार बैच दिख जाएगा। बस यहां पे बाय नाउ करना है, अप्लाई कूपन करना है SI20 करके, और यहां ऑनलाइन पेमेंट करके, और भाई साहब काम खत्म।
इसके बाद आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोगों को पता है लास्ट टाइम जो है वो 3 बैच आए थे, लेकिन पेमेंट आप लोगों को एक बार करना पड़ा था। सारे के सारे बैचेस जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले थे। ये खास बात है रोजगार विद अंकित की। बार बार बेचने का काम हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जितना जरूरत होता है, जितनी कम से कम जरूरत होती है, बस उतनी कॉस्ट जो है वो हम आपसे ले रहे होते हैं, ठीक है। बाकी खैर वो बातें आप लोग सब जानते हैं, उनको बताने की, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं कुछ डाउट्स जो है वो आपके लेने वाला हूं। उन डाउट्स पे आप गौर करिएगा कि हां मैंने सही जगह, सही नब्ज आप लोगों की पकड़ी है या नहीं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2026 का एग्जाम जो है वो दिया होगा और वो मेरिट में नहीं आए होंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे भाई साहब, बड़े परेशान होंगे। लेकिन आप यकीन मानिए ये वाले जो बच्चे हैं ना, ये बिल्कुल किनारे पे बैठे हुए हैं। ये तो बस ऐसे हैं, दरवाजा जैसे ही खुलेगा ना तुरंत हम लोगों की एंट्री हो जाएगी। अगर ये नोट्स बना चुके हैं, मैथ्स के नोट्स बना चुके हैं, तो मेरे भाई कुछ भी इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज इन्हें एक्स्ट्रा लगती है बस उसे नोट डाउन करने की जरूरत है, नए नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो जरूर नोट्स बनाएं, कुछ बातों को जरूर लिखें। लास्ट मोमेंट पे बहुत कुछ रिवीजन करने का टाइम नहीं होता है, तो एक प्रॉपर नोट्स को रिवीजन कर लेंगे तो हमारा सारा मैथ जो है वो रिवाइज हो जाता है। अब आप लोगों का ये पूछना होगा कि भैया वर्कशीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैथ्स का आज मैं आपके सामने ये भी लेके आया हूं कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितने दिन में हम लोगों का खत्म होगा। तो क्लास के साथ साथ जो है वो मैं वर्कशीट नहीं दूंगा, है ना। जहां मुझे लगेगा कि इसके मुझे 20 क्वेश्चन देने होंगे तो उस दिन मैं आपको बता दूंगा, उस दिन आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन जो है वो हम लोग 100 क्वेश्चन के करीब की एक पूरी वर्कशीट आपको दे देंगे। आप कंप्लीट चैप्टर की एक साथ प्रैक्टिस कर लेना। मेरी बात को सुनना, जहां मुझे लगेगा कि आप लोगों का, जहां मुझे लगेगा कि आज आप लोगों को जो है वो जरूरत है किस चीज की, वर्कशीट की, उस दिन मैं आपको क्लास में ही बता दूंगा, आपको वर्कशीट मिल जाएगी। लेकिन चैप्टर, हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम एक 70, 80, 90, 100 जितना जैसा चैप्टर होगा उस हिसाब से एक वर्कशीट में आप लोगों को हर चैप्टर के खत्म होने पर दूंगा, ठीक। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया सिलेबस कितने दिन में खत्म होगा, तो वो सारी चीज मैं आपके सामने लेके आया हूं। बस मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूं और मैं उस प्रॉमिस के बारे में भी केवल आज ही बात करूंगा। बहुत लोग भटकाएंगे आके, तरह तरह की वीडियोस आपके सामने आएंगी, तरह तरह के शॉर्ट्स आपके सामने आएंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कुछ भी बोलेंगे आके। बस आप एक बार ना भरोसा करके देखना, है ना। एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, किसी भी पॉइंट पे आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग 2026 के एग्जाम को जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो उसमें मैथ्स का सेक्शन देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी मैथ्स की ही हुई थी आपकी। वो उसने नहीं पूछा, वो उसका दिक्कत है मेरे भाई, लेकिन मैं आपको उस लेवल पे तैयार करके चला था कि उसकी कैसी भी हिम्मत होती क्वेश्चन पूछने की, आप लोगों को वो बीट नहीं कर पाता। इसी तरीके से मेरे भाई मैं यहां भी लेके चलूंगा। हर अच्छी चीज को बनाने में टाइम लगता है, एक कमरे बनाने में अलग टाइम लगता है, पूरा महल बनाने में अलग टाइम लगता है। तो आप महल बना रहे होंगे, आप मैथ सीख रहे होंगे, और मैथ सीखने के बाद जिस भी एग्जाम में आप लोग बैठेंगे ना, वो एग्जाम में मैथ्स आप लोग कर रहे होंगे। बुक को लेकर भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा बहुत जल्द। बुक पे काम शुरू हो गया है, एक यूपीएसआई की टारगेटेड बुक आपके सामने आएगी भाई साहब, बस उसको देख लेना। टाइम लगेगा, मुझे उस पर थोड़ा सा काम अच्छे से करना है तो टाइम लगेगा, लेकिन एक शानदार बुक जो है वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं बहुत जल्दी। अभी केवल आप लोगों को क्लासेस करनी है, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूंगा, बहुत आगे तक हम लोग जाएंगे। एक बार अगले 1 मिनट में आप लोगों का कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। आप लोग एक बात दिमाग में रखना, मेरिट को अपने दिमाग में जरूर रख लेना। मेरिट कहां गई है, मेरिट कितनी हाई गई है। पेपर आसान होना, पेपर मुश्किल होना, पेपर मॉडरेट होना, वो सब अलग चीजें हैं। आप मेरिट को अपने दिमाग में रखना। हर एक चीज की इंपोर्टेंस है मेरे भाई, हर एक सब्जेक्ट की इंपोर्टेंस है, हर एक टॉपिक की बहुत अच्छे से इंपोर्टेंस है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा, पता नहीं कौन सा टॉपिक किस हिसाब से पूछ लिया जाए आप लोगों से।
तो आपको बहुत स्मार्ट तरीके से चलने की जरूरत है, और स्मार्ट तरीके से चलने के लिए आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वो एक्सपीरियंस दिखेगा जो पिछले 2 एग्जाम में बच्चों के साथ रहा है, जो एग्जाम्स में रहा है, वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपका कोई डाउट हो अगले 1 मिनट में वो डाउट पूछो, फिर हम अपने कार्यक्रम पे चलते हैं मेरे भाई। देखना भाई कोई इंपॉर्टेंट हो। चैप्टर वाइज, अरे चैप्टर वाइज ही होता है सिलेबस। हाँ, बाइलिंगुअल होगा, मैं हर एक टर्म का यूज करूंगा, जो इंपॉर्टेंट या जो मुश्किल टर्म होगी उसे इंग्लिश में भी यूज करूंगा, और हिंदी में यूज होता ही होता है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जीरो पीरो कुछ नहीं है, हर एक चीज पढ़ेंगे, बस ये याद रखिए। जीरो से कहां तक जाओगे सर, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा भाई, बेसिक नहीं, बिल्कुल शुरुआत से जो चीज उसके अंदर होती है वहां से शुरुआत करेंगे, और जहां तक जाना चाहिए वहां तक जाएंगे। हाँ जी, अरे सब हो जाएगा, यूपीएसआई से यूपी पुलिस हो जाएगा, और यूपी पुलिस से यूपीएसआई हो जाएगा। जहां पढ़ने का मन करे वहां पढ़ लेना। कॉम्बो लिया है तो कॉम्बो ले लिया, दोनों से पढ़ लेना। अगर यूपी पुलिस वाला लिया है तो उससे भी यूपीएसआई निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पढ़ोगे तभी निकलेगा ना। संडे पंडे को क्लास नहीं होगी भाई, हाँ मंडे टू फ्राइडे है। अभी कुछ हमें भी थोड़ा सा चैन लेने देना है ना। फरमाइश उतनी करना जितनी मैं बोल के चल रहा हूं, है ना। ज्यादा फरमाइश करने की अभी आवश्यकता नहीं है। नोट्स पोट्स सब मिलेंगे यहां, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे अभी क्लास होगी, ठीक है भाई साहब। चालू करें डेमो, 3 डेमो चलेंगे, 3 डेमो के बाद दिखेंगे नहीं, एप्लीकेशन पे तुरंत चले जाएंगे, ठीक है। 3 दिनों में देख लो, देखना कौन से टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं। अब मामला शुरू करते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो है वो खत्म नहीं होने वाले हैं। हर एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे। सारा मैंने पूरे 6 महीने की प्लानिंग कर लिया भाई, 6 महीने में बैच को खत्म करने में लूंगा। अगर कोई एग्जाम नहीं आता है, अगर उन्होंने एग्जाम दे दिया 1.5 महीने बाद, तो 1.5 महीने में भी कोर्स खत्म कराऊंगा। 2 महीने बाद दे दिया तो 2 महीने में भी कराऊंगा, लेकिन टारगेट जो है वो 6 महीने का है, ठीक है भाई साहब। चलिए देखिए, ये है हमारा हिसाब किताब, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं इस चीज से जो है वो चीजों को लेके चलने वाला हूं, इस तरीके से चीजों को लेके चलने वाला हूं। आज बस बोलना कि मैथ्स वीक है, आज के बाद मत बोलना। टाइम लगेगा, लेकिन 10-12 दिन 15 दिन में आपको दिख जाएगा कि धीरे धीरे मैथ्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, जो मैं बता के जा रहा हूं बस उसको करते रहना। मैं वादा करता हूं इस बैच के बाद आप बोल ही नहीं सकते कि आपका मैथ्स वीक है। गारंटी है इस बात की मेरे भाई, गारंटी। लिख के ले लो, है ना, लिख देना भाई, इस बात को साइन करा लेना। लिख के देता हूं कि मैथ्स वीक रहेगा ही नहीं भाई साहब आप लोगों का, ठीक है। आओ, ये कुछ चैप्टर्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर सिस्टम अभी हम लोग जो है वो 15 क्लास इसमें लेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ पढ़ाने के लिए होता है, तो मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। इसमें बीच में डिस्टर्ब मत करना सर कितनी क्लास होंगी। 15 क्लास इसमें लूंगा, एलसीएम एचसीएफ उसके बाद चलेगा। इसी सीक्वेंस में मैं सारे चैप्टर कराने वाला हूं। हर बार समस्या रह जाती है, भैया जी सरलीकरण नहीं हुआ। तीसरे नंबर पे सरलीकरण का ही तो नंबर है, ठीक है। तो ये सरली का सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये सारा जो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, डेसिमल हुआ, फ्रैक्शन हुआ, ये सारा 10 क्लास में हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन 8 क्लास में खत्म करेंगे हम लोग। पार्टनरशिप हम लोग 4 क्लास में खत्म करेंगे। एज हम लोग 3 क्लास में खत्म करेंगे। परसेंटेज हम लोग 10 क्लास में खत्म करेंगे। ये सारा जो है वो क्लासेस का ब्यौरा दिया हुआ है। ये जो ब्यौरा आपके सामने है ये लगभग 1 घंटे के हिसाब से मैंने बनाया है। अगर मेरी क्लास 1.25 घंटे की होती है तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर मेरी क्लास 1.5 घंटे की होती है तो ये और कम हो जाएगा। आपके सामने लिखा हुआ इसी सीक्वेंस में जो है वो मैं चीजों को लेके चलने वाला हूं। लास्ट में मेंसुरेशन 2D लिख रहा है। मेंसुरेशन 2D में मेरे भाई 12 क्लास होंगी, और 22वां टॉपिक मेंसुरेशन 3D है, इसमें भी 12 क्लास होंगी। लगभग इन क्लासेस को जब आप जोड़ते हैं तो 15 6 21 10 31 और 8 39 4 43 और 3 46 और 10 56 और 10 66 और 5 71 और 6 77 और 6 83 3 86 और 7 93 और 4 97 और 8 कितना हो जाएगा 105 और 113 और 119 और 122 126 132 132 और 24 लगभग 155-56 करीब क्लासेस बैठ रही हैं, है ना। तो आप ये मान के चलना 1.5 घंटे की क्लास कर दूंगा तो 120 के आसपास हो जाएगा, 130 के आसपास हो जाएगा। तो हम 5 महीने में ओवरऑल खत्म कर लेंगे अगर हम 1.5 घंटे की क्लास लेके चलते हैं। अब आप कहोगे जी उन चैप्टर्स को तो दिखा दो जिन चैप्टर्स को देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई हैं। जैसे ये
प्रोबेबिलिटी की क्लास नहीं चलेगी। क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है लेकिन इसे चाहिए प्रोबेबिलिटी की क्लास। 2021 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया भाई साहब, 2026 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन चाहिए किसकी? प्रोबेबिलिटी की क्लास चाहिए। अबे भाई इन चीजों को छोड़ना है, इन चीजों को छोड़ना है। जैसे मैं लेके चल रहा हूं भाई साहब ऐसे लेके मेरे साथ चल देना। मैं वादा करता हूं बहुत अच्छा कर जाओगे, और अपने हिसाब से चलोगे तो फिर भाई साहब समस्या है। ठीक है, अब जिनको देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी वो ये रहे चैप्टर। गुरुजी नंबर ऑफ क्लासेस नहीं लिखा है इसके आगे, लिखना भी नहीं है। ये चैप्टर्स तब होंगे, ये एग्जाम के टाइम पे होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एग्जाम थोड़ा सा लेट होता है और दूसरा बैच आता है तो पहले बैच में मैं इन्हें नहीं कराऊंगा, इन चैप्टर्स को दूसरे बैच में ही कराऊंगा, लेकिन ये होंगे एग्जाम टाइम पे। मुझे मात्र 15 क्लास चाहिए इन टॉपिक्स को कराने के लिए, लेकिन मैं फिर से कह के चल रहा हूं कि ये टॉपिक हम लोगों के एग्जाम के टाइम पे होंगे। इस बात को दिमाग में बैठाना, क्योंकि मैं फालतू का बर्डन आपके ऊपर नहीं डालना चाहता। आप लोगों ने रंग बिरंगे मैसेज मेरे पास भेजे इस बार, लेकिन मैंने कराए बाद में और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया, और अगर पूछा भी जाएगा तो फिर भी हम लोग जो है वो 15 दिन में इन टॉपिक्स को लास्ट में बिल्कुल खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, चले अब भाई साहब ये कहानी थी आज की जो मैंने आप लोगों को बताई है। आज का हम लोगों का टॉपिक है नंबर सिस्टम, यानी जिसे हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। कौन कौन सी चीजें हम लोगों को इसके अंदर पढ़नी है? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ना है, यानी संख्याओं का वर्गीकरण हम लोगों को पढ़ना है। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हम लोगों को पढ़नी है। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हम लोगों को पढ़ना है। विभाजकता का नियम हम लोगों को पढ़ना है। प्राइम नंबर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नंबर ऑफ जीरोस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फैक्टर और डिवाइजर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों को पढ़नी है। फाइंडिंग द लास्ट 2 डिजिट, ओहो 2017 में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था ये। 2017 में, 2017 के बाद देखने को नहीं मिला है, लेकिन 2017 में दबा के यहां से क्वेश्चन पूछे गए लगभग हर शिफ्ट में। तो कैसे छोड़ दें भाई साहब, इसको नहीं छोड़ेंगे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करने पर शेषफल ये, भागफल वो, फलाना ये, ढिकना वो, तो वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सारे इसमें आने वाले हैं। दो संख्याओं का अंतर जो एल्जेब्रिक वाले होते हैं ना, वो भी हम लोग इसमें रखने वाले हैं। जो बच गया छोटा पोटा क्वेश्चन, टूटा फूटा, वो सारा मिसलेनियस में आ जाएगा। तो ये आपको ओवरव्यू मिल गया है कि नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग इन चीजों को करने वाले हैं। बात क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर। सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। मेरे प्यारे दोस्त, संख्या सबसे पहले आज जो चलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स चलेगा। अगर मैं बात करूं कि और एग्जाम में इसका क्या वेटेज है, तो अब इसका वेटेज जो है वो लगभग हर एग्जाम में बढ़ रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप केवल डेफिनेशन से इन क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बिल्कुल भी टाइम दोस्त नहीं लगता है। मैं जो भी नंबर हैं हमारे पास, है ना, उनको डिवाइड करने का काम करेंगे, उनका वर्गीकरण करने का काम करेंगे। वही सब कुछ हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हमने नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है मेरे भाई। रियल नंबर जिन्हें हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं, इमेजिनरी नंबर जिन्हें हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन आप कह सकते हैं कि एक स्केल की तरह लाइन होती है, जिसमें बीच में जो है वो ओरिजिन होता है। राइट साइड में नंबर बढ़ते चले जाते हैं, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव होते हैं, घटते चले जाते हैं मेरे भाई। तो अगर मैं किसी भी नंबर को उस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं तो वो मेरा रियल नंबर कहलाता है। किताबी डेफिनेशन ये है कि जो भी नंबर जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाता है उसे हम लोग रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर इमेजिनरी नंबर क्या होता है जी, काल्पनिक संख्या क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, काल्पनिक, सच जैसा कुछ भी ना हो जिसमें। क्या आपने कभी रूट के अंदर माइनस सुना है, नेगेटिव साइन सुना है?
तो आप कहेंगे नहीं, वही तो काल्पनिक होता है। अगर रूट के अंदर आपको कभी नेगेटिव दिख जाए या किसी नंबर के साथ आपको आयोटा लगा दिख जाए, किसी नंबर के साथ आपको आयोटा लगा दिख जाए, तो ये सारे कैसे नंबर होते हैं? ये सारे काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक में बहुत कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पता आपको होना चाहिए कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या है। जब मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों को मैं मिला देता हूं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मैं मिला देता हूं, तो बनने वाली संख्या जो होती है वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, यानी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। मैंने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला दिया, तो बनने वाली संख्याएं क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगी। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे प्यारे दोस्त इस फॉर्म में होते हैं, a प्लस IB की फॉर्म में होते हैं। अब ये a क्या है मेरे भाई? इसके साथ हमारा आयोटा नहीं लगा है, ये मेरा रियल नंबर होगा, ये मेरा रियल नंबर होगा, और इसके साथ आयोटा लगा है, ये मेरा इमेजिनरी नंबर होगा। और इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये वाला नंबर जो है वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं बन जाएगा। अच्छा, एक नंबर लिख सकते हो जो कॉम्प्लेक्स हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये क्या है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई साहब ये क्या है, तो आप कहेंगे भैया जी अब तो हमारे दिमाग में सेट बैठ गया, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? आप कहेंगे भैया ये 2 जो है वो रियल नंबर है और 3i जो है वो इमेजिनरी नंबर है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। क्या इस पेज पर कोई दिक्कत आप लोगों को? आपने कहा भैया यहां कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आगे बढ़ो। आगे बढ़ जाते, ये कुछ लाइन, ये एक ग्राफ आपके सामने पूरा दिख रहा होगा, ये पीपीटी दिख रही होगी, तमाम तरीके के आपको टर्म्स दिख रही होंगी, उनकी एक एक के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से जानना होगा। जैसे मेरे प्यारे दोस्त रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, अब बात आती है इससे आगे। रियल नंबर को ही हमने अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया है। रेशनल नंबर हो सकते हैं, इरेशनल नंबर हो सकते हैं। अब सवाल उठता है ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है? बस यहीं पे सुनना, यहीं से सारा कार्यक्रम हम लोगों का चालू होता है। मैं आपसे बात करके चल रहा हूं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भैया जी है क्या? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है क्या? रेशनल नंबर को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जब मेरे प्यारे दोस्त रेशनल नंबर की बात आती है तो यहां हमें 3 कंडीशंस को देखना होता है। अगर कोई नंबर हम लोगों का P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर उसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है, अगर ये दोनों के दोनों हम लोगों के इंटीजर हैं, दोनों के दोनों हम लोगों के इंटीजर हैं, P और Q दोनों इंटीजर हैं। अब आपको ये भी लगेगा कि भैया जी इंटीजर तो अभी आपने बताया ही नहीं है, तो इंटीजर भी अभी बता दूंगा मैं, थोड़ा सा बस पेशेंस रखो, मेरी चीजों को समझना, मैं एक्चुअल में आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। अगर किसी भी नंबर के साथ ये तीनों कंडीशन हम लोगों की फुलफिल होती हैं तो वो नंबर मेरा रेशनल नंबर कहलाएगा। जब भी बात पूर्णांक की होती है तो पूर्णांक मेरा वो नंबर होता है जो नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, डेसिमल में नहीं होता, पूरा पूरा नंबर होता है। -5, -7, -8, 0, 1, 2, 5, 3, 8, 9, 1000, 1 करोड़, ये सारे नंबर जो हैं वो इंटीजर हैं, यानी डेसिमल में नहीं होगा। नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इंटीजर जो होते हैं वो डेसिमल में नहीं होते, पूरी पूरी जो है वो वैल्यूज होती है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो दिया गया नंबर मेरा रेशनल नंबर है। आपने कहा जी एग्जाम्पल दो, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा 3/5। मैंने आपसे पूछा क्या ये रेशनल नंबर है, तो आपने कहा भैया जी ये रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा है, पहली कंडीशन मेरी फुलफिल होती है। इसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 भी नहीं है, दूसरी कंडीशन मेरी फुलफिल होती है, और इसमें ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं, यानी दिया गया नंबर मेरा रेशनल नंबर है। दिया गया नंबर मेरा रेशनल नंबर है, दी गई संख्या मेरी परिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया। मैंने आपके सामने लिखा भाई साहब, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? 1.5/2.7, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तो आपने कहा जी ख्याल नहीं, हम तो हिसाब से चलेंगे ना, जो कंडीशन है। आपने कहा भैया देखो, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, 3 से काटोगे 5 बार कटेगा, 3 से काटोगे 9 बार कटेगा, यानी
यहां सॉल्व होना बंद हो जाता है, तो यहां मुझे कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। कंडीशन कैसे चेक करेंगे भाई, ध्यान से सुनना। क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में है? बिल्कुल P अपॉन Q के फॉर्म में है। क्या Q जो है वो 0 के बराबर है? बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है। क्या ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं? बिल्कुल दोनों के दोनों इंटीजर हैं। यानी ये एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ था, ये भी मेरा रेशनल नंबर था। आपने कहा जी अगर कोई खाली संख्या लिखी हुई है, मान लो किसी ने ये लिख दिया 27, क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? तो मैंने आपसे ये कहा कि भैया 27 खाली लिखा हुआ है, आप इसके नीचे 1 लिख दोगे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो आपने कहा फर्क तो जी कुछ नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई अब कंडीशन को चेक कर लेना। आपने कहा जी P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, Q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, और ये दोनों के दोनों इंटीजर है, यानी कोई भी नंबर अगर खाली लिखा हुआ है तो वो मेरा रेशनल नंबर कहलाएगा, वो मेरा रेशनल नंबर कहलाएगा। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? 0 के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आप ही बता दीजिए क्या ख्याल है आपका 0 के बारे में, बताइए। भाई मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, तो कमेंट की तरफ ध्यान नहीं रहने वाला है। एक बार आप मुझे बताइए 0 के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? 0 मेरा रेशनल नंबर है या नहीं है? तो आपने कहा भैया जी हम करेंगे हिसाब किताब से चेक। आपने 0 के नीचे 1 लिखा, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपने कहा भैया जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखा भी नहीं जा रहा है 1 ढंग से। देखिए आपने 0 के नीचे 1 लिखा, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि अब कंडीशन को चेक करिए, क्या P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या नीचे वाला पार्ट 0 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है 0 के बराबर। क्या ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं? बिल्कुल दोनों के दोनों इंटीजर हैं। अगर तीनों कंडीशन मेरी फुलफिल होती हैं तो मेरे भाई दिया गया नंबर मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। कभी आपसे पूछा जाए कि 0 क्या है, तो आप लोग कहेंगे 0 मेरा रेशनल नंबर है, 0 मेरी परिमेय संख्या है। बातें दिमाग में आई? जब सब कुछ ही रेशनल है तो फिर इरेशनल क्या है? अभी बात करते हैं ना मेरे भाई, काहे परेशान होते हो? मैं आपसे इसके बारे में पूछ रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ते हैं ना यार, कहां इतनी जल्दी है आप लोगों को भागने की? बस मुझे इसके बारे में बताइए, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे समझाइए भाई साहब कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। √36 अपॉन √49, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? आपने कहा जी नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे। अब तो आपने सिखा दिया 36 का वर्गमूल होता है 6, 49 का वर्गमूल होता है 7। अब हम इसे चेक करेंगे, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? आपने कहा भैया जी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, Q जो है इसमें 0 के बराबर भी नहीं है, और ये तीनों के तीनों इंटीजर हैं, यानी दिया गया नंबर मेरा क्या हो जाएगा? दिया गया नंबर मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब एक सवाल आपसे पूछ लूं, अगर आप लोग चाहें तो एक बार थम्सअप करिए कि भैया जो मन करे पूछ लो, रेशनल नंबर में आप हमको नहीं अटका सकते। बताइए, क्या एक सवाल आपसे पूछ लूं, क्या एक सवाल आपसे पूछ लूं रेशनल नंबर है या नहीं है? एक बार थम्सअप करिए। ओ तेरी, तैयार हो? तो बताइए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पाई के बारे में बता दीजिए क्या ख्याल है, पाई क्या है? इसके बारे में मुझे बताइए, पाई क्या है? फटाफट बताइए पाई क्या है? पाई पूछ रहा हूं भाई साहब मैं आपसे, पाई के बारे में क्या ख्याल है? आपने कहा भैया जी इसके नीचे 1 लिखने से कुछ फर्क पड़ेगा। मैंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कहा पहली कंडीशन चेक हो रही है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, Q जो है वो 0 के फॉर्म में नहीं है। लेकिन पाई कब से इंटीजर होने लगा भाई? पाई कहीं गिनती में थोड़ी ना आता है, पाई कोई नंबर थोड़ी ना है मेरे भाई। तो पाई तो इंटीजर है ही नहीं। अगर पाई इंटीजर नहीं है तो तीसरी कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही है। इसलिए कभी भी हमसे पूछा जाए पाई क्या है, तो आप कहेंगे पाई रेशनल नंबर नहीं है, पाई मेरी परिमेय संख्या नहीं है, पाई मेरी परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो फिर क्या है? फिर इरेशनल है। ये नहीं है तो वो तो है ही मेरे भाई। अगर कोई नंबर मेरा रेशनल नहीं है तो फिर वो क्या है? तो आप कहेंगे वो इरेशनल है मेरे भाई।
लेकिन अगर वो आपसे कह देता है कि पाई का मान अगर हम लोग 22/7 मान लेते हैं, जो एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अगर पाई का मान हम लोग 22/7 मान लेते हैं तो ये क्या है, तो आप कहना भैया जी ये तो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी है, क्यों 0 के बराबर भी नहीं है, दोनों के दोनों इंटीजर भी हैं, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, उस केस में ये जो हो जाएगा ये मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर खाली पाई के बारे में पूछता है तो पाई इज एन रेशनल नंबर, लेकिन अगर वो पाई के मान के बारे में पूछे तो आप कहना भैया जी फिर तो वो रेशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर डेसिमल में आपके सामने लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया 5.32, मैंने आपसे पूछा क्या ये रेशनल नंबर है, तो आपने कहा भैया जी पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए और आप इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाएंगे। वहां से आप लोग ये देखेंगे कि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी लिखा है, क्यू 0 के बराबर भी नहीं है और तीनों के तीनों इंटीजर हैं, यानी ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो पा रही हैं, यानी ये डेसिमल वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये रेशनल नंबर हो जाएगी। भैया सारी बातें पता चल गई, बस एक छोटा सा कंफ्यूजन है। कौन सा कंफ्यूजन, सब कुछ ही तो रेशनल नंबर है, तो फिर इरेशनल नंबर क्या है, हम बताते हैं ना क्या है। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, चलो रेशनल पे आ जाते हैं। रेशनल की परिभाषा आप लोगों को मिल गई है, रेशनल के कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को मिल गए हैं। इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई तो वो मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा। बातें समझ में आई? चले अब अगला आता है भाई साहब, फिर इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर का सुन लो भाई साहब, तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई तो वो मेरा इरेशनल नंबर है। जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। एग्जाम्पल ले लो, मैंने आपसे कहा √7 अपॉन √5, मैंने आपसे कहा क्या है भाई ये, आपने कहा भैया पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। क्यों 0 के बराबर है, नहीं जी क्यों 0 के बराबर नहीं है, दो कंडीशन फुलफिल हो गई। अच्छा मैंने पूछा √7 का मान, आपने बता दिया नजदीक, एग्जैक्ट बताया ही नहीं। अगर एग्जैक्ट नहीं बताया तो यही तो इरेशनल हो जाएगा, यही तो मेरे प्यारे भाई इरेशनल यानी अपरिमेय हो जाएगा। दिमाग में बात सेट बैठी या नहीं, तो आपने कहा जी बैठ गई। एक और एग्जांपल दे दो, मैंने कहा √64 बाई √71, ये क्या है, तो आपने मुझसे कहा भैया 64 का वर्गमूल 8 होता है, लेकिन 71 का वर्गमूल एग्जैक्ट नहीं पता। जहां अंदर से ये आवाज आए ना कि इसका वर्गमूल एग्जैक्ट नहीं पता, वही तो इरेशनल होता है, वही तो इरेशनल होता है मेरे प्यारे दोस्त। जहां भी आपको इस तरीके की संख्या दिख जाए, √2, जहां भी √3, √5, √6, √7, √8, √11, √10, ये सारे के सारे इरेशनल ही तो हैं। इनका एग्जैक्ट वर्गमूल थोड़ी ना आप लोगों को पता है, नहीं पता ना, तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो इरेशनल हैं। आज के बाद कभी रेशनल और इरेशनल में कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं होगा। हमने सबसे पहले रियल नंबर पढ़ा, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं उन सभी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकते वो हमारे इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, या जो रूट के अंदर माइनस लगा हुआ हो या फिर जिनके साथ आयोटा लगा हुआ हो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, हां, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जितनी भी परिमेय संख्या है, जितनी भी परिमेय संख्या है या जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने भी अपरिमेय संख्या हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर मैं इन दोनों को मिला के पूछूं तो यही तो वास्तविक संख्या है, यही तो वास्तविक संख्याएं हैं भाई साहब, यही तो वास्तविक संख्याएं हैं, यही वास्तविक संख्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के ही हम लोगों का क्या बनता है, रियल नंबर बनता है, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना। हम आ रहे थे उस ग्राफ पर,
उस ग्राफ पे हम लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं। कहां गया भाई साहब ग्राफ, आ जाओ, ये रहा हम लोगों का ग्राफ। हमने सबसे पहले रियल नंबर पढ़ा, हमने रेशनल नंबर के बारे में जाना, हमने इर्रेशनल नंबर के बारे में जाना। ठीक है भाई, अब हम लोग इंटीजर और डेसिमल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटीजर के अंदर हम लोग पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव, इंटीजर पे आते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आपसे कहा कि इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर की बात कर लेते हैं मेरे भाई, जिन्हें हम लोग पूर्णांक कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोई हम शुरुआत करें जैसे +1 से लेके +2, ये सारी प्लस में जो वैल्यूज होती हैं जो काउंटिंग में काम आती हैं, +4 +5 +6, ये सारी वैल्यूज जो होती हैं ये आपके सामने लिखी हुई है, जिनमें डेसिमल नहीं होता। फिर जीरो भी आपके सामने होती है, यहां -1 होता है, यहां -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है, और ऐसे ही मेरे भाई आपके सामने आगे नंबर लिखे होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इंटीजर जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, जिनमें नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, जीरो भी होता है, और पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई साहब इंटीजर दो तरीके के होते हैं, इंटीजर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, यानी पूर्णांक जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो धनात्मक होता है, यानी जिसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो ऋणात्मक होता है मेरे भाई, ऋणात्मक होता है, जिसे हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। और एक जीरो जो रहता है वो केवल और केवल पूर्णांक होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई साहब धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, तो जितनी भी ये पॉजिटिव वैल्यूज आप लोगों को दिख रही हैं, जितने भी ये धनात्मक मान आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जितने भी ये नेगेटिव में आपको दिख रहे हैं, ये नेगेटिव में आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, यानी कि ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना ये जीरो नेगेटिव इंटीजर होता है, ये केवल और केवल इंटीजर होता है, यानी ये केवल और केवल पूर्णांक होता है। क्या ये वाला स्लाइड जो है वो आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर है? अरे यार, मैं खुद हिंदी में बोलता हूं, कैसी बात करते हैं यार। मतलब 2-3 वर्ड मैंने इंग्लिश में क्या बोल दिया, आप लोग अंग्रेज समझ बैठे हैं। अरे मेरे भाई, इनको समझो, इनको बच्चा बच्चा जानता है, इनके इंग्लिश में मीनिंग बच्चा बच्चा जानता है। थोड़ी सी कोशिश तो करो, फील करो उस टाइम की। आपके कंधों पर 2 स्टार लगे हुए हैं, 2 स्टार इधर 2 स्टार इधर लगे हुए हैं। कोई ऐसा शख्स रिपोर्ट लिखाने आया है जिसको देखकर थोड़ी सी फीलिंग बदल गई है, तो वहां अंग्रेजी वर्ड यूज नहीं करोगे, वहां भी तो अंग्रेजी वर्ड यूज करने होंगे, इंग्लिश वर्ड यूज करने होंगे, या वहां देहाती बोल दोगे? पोस्ट इतनी बड़ी लिए बैठे हो और वहां बोलोगे ऐसे, तो थोड़ा सा इंग्लिश आपके लिए आपको तैयार करके लेके चलूंगा मेरे भाई। आगे का भी तो सोचना है, सिलेक्शन के बाद भी मेरे भाई आपको तैयार करना है सिलेक्शन के बाद के लिए। ठीक है, चले। तो मेरे प्यारे दोस्त, इंटीजर जिसमें डेसिमल नहीं होता, जो पूरे पूरे नंबर होते हैं, वो दो टाइप के हमने डिस्कस किए। पॉजिटिव इंटीजर जो धनात्मक होते हैं, जो पॉजिटिव साइन के होते हैं। नेगेटिव इंटीजर जिनमें नेगेटिव साइन होता है, यानी ऋणात्मक होते हैं। जीरो को ना पॉजिटिव माना गया है, जीरो को ना नेगेटिव माना गया है। ठीक है, तो आपको बात क्लियर होगी इंटीजर की। अब जब इंटीजर ये बिना पॉइंट वाले थे, तो अब हम बात कर लेते हैं डेसिमल की मेरे प्यारे भाई। डेसिमल कहां है मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैं डेसिमल की बात करता हूं, डेसिमल इन्होंने शायद अलग दिया नहीं है। डेसिमल की अगर मैं बात करता हूं भाई साहब, नहीं दिया है डेसिमल। चलो यहीं बात कर लेते हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? डेसिमल के बारे में बात कर लेते हैं। डेसिमल को हम लोग कहते हैं दशमलव। अभी हमने पूरे पूरे अंक के बारे में बात की, अब हम लोग जो है ऐसी वैल्यूज के बारे में बात करते हैं जिनमें पॉइंट लगा होता है।
जिन हाँ वहां तो जी एक्चुअली बोला जाता है सर वो एक्चुअली वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो जैसे आलू हर जगह काम करता है ना, हर सब्जी में, ऐसे ही एक्चुअली वर्ड इतना फेमस हो चुका है कि जहां जरूरत है वहां भी एक्चुअली वर्ड चल रहा है और जहां जरूरत नहीं है वहां भी एक्चुअली वर्ड चल रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे भारत का हर एक व्यक्ति जानता है। हर एक व्यक्ति जानता है भाई साहब, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का मतलब भारत का हर एक व्यक्ति जानता है एक्चुअली वर्ड, और वो ऐसे ही यूज करता है जैसे हर सब्जी में आलू यूज होता है, वैसे एक्चुअली वो हर जगह यूज कर रहा है। तो ऐसी चीजें आपको सिखानी है। दशमलव होते हैं मेरे भाई, दो तीन तरीके के हम लोगों को यहां चीजें पढ़नी होंगी, कुछ टर्म्स हम लोगों को पढ़नी होंगी। कौन कौन सी टर्म्स पढ़नी होंगी, पहले बातों को समझना। मैं यहां पे आपसे दो वर्ड यूज करके चल रहा हूं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल जिन्हें हम लोग कहते हैं शांत दशमलव, जिन्हें हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। कुछ ऐसे महानुभाव आएंगे जो बस क्लास को डिस्टर्ब करने आएंगे, उन्हें उनकी जगह भेजते रहो साथ के साथ। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिन्हें हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। भैया जी मामला क्या है ये तो पहली बार सुन रहे हैं, शांत दशमलव अशांत दशमलव। शांत का मतलब है भैया जो ज्यादा हाय हुल्ला ना काटे, जो ज्यादा हाय हुल्ला ना काटे। सुनिए थोड़ा सा ध्यान से, मैंने आपके सामने एक वर्ड बोला, मैंने आपसे कहा भैया जी 1 को 5 से डिवाइड करके बताइए क्या आएगा, तो आपने कहा भैया ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब अंदर से ये आवाज आए कि जो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, यानी जो टर्मिनेट हो जाए, जो खत्म हो जाए, उन्हें हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव। आज के बाद याद रखना, जितनी भी शांत दशमलव होती हैं वो सारी की सारी रेशनल नंबर होती हैं। जितने भी शांत दशमलव होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती हैं। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, मैं इतनी कहानी सुना क्यों रहा हूं, ऐसा नहीं है यहां से क्वेश्चन नहीं हो मेरे भाई, क्वेश्चन दबा के पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 20 क्वेश्चन तो मेरी सीट में होंगे, यहां से ज्यादा ही क्वेश्चन। और जब आप देखोगे हर एग्जाम में जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूं, एक एक वर्ड से क्वेश्चन बना हुआ है। मैंने कहा ना, बहुत लोग आएंगे भटकाने के लिए, आपको भटकना नहीं है, आपको अपनी नजरों को गोल पर बना के रखना है। क्लास में भी मिलेंगे बहुत सारे लोग, है ना, जो दूसरे का आके प्रचार करेंगे, सब बेहतर कर रहे हैं, सब अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, है ना, लेकिन आप सुनना अपने मन की, जहां मन को तसल्ली मिले, जहां मन को समझ आए चीजें, वहां आपको चीजें करनी। ठीक है जी, चलिए थोड़ा बड़ा लिखिए, बड़ा लिख देंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, उसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। और जितने भी शांत दशमलव होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं भाई साहब। फिर ये अशांत क्या होता है, अशांत जो पूरा पूरा डिवाइड ही ना हो, अशांत वो होता है जो पूरा पूरा डिवाइड ही ना हो। अब अशांत भी दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से मेरे भाई, अशांत को दो पार्ट में बांट देते हैं, एक तो रिकरिंग होते हैं, एक तो रिकरिंग होते हैं, और एक होते हैं मेरे भाई नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं मेरे भाई। भैया हिंदी भी बताएंगे। रिकरिंग को कहा जाता है आवर्त दशमलव और नॉन रिकरिंग को कहा जाता है अनावर्त दशमलव। अब इनके बारे में थोड़ा सा मुझसे सुन लीजिए, आज के बाद इसे कभी भी नहीं भूलेंगे आप लोग। बात को समझना, एक एक पॉइंट समझना मेरे भाई। मैंने आपसे कहा रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं, तो आपने कहा भैया जो खत्म ही नहीं होते लेकिन चीजें जिनमें रिपीट होती रहती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 0.333 खत्म ही नहीं होता है, ये चीजें रिपीट हो रही हैं, ये सारे रिकरिंग डेसिमल है। अच्छा मुझे एक बात समझानी है तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म तो होंगी नहीं,
खत्म नहीं होंगी, उसके अंदर भी दो पार्ट हैं, क्या चीजें रिपीट हो रही हैं या चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं। अगर चीजें रिपीट हो रही हैं तो उन्हें रिकरिंग के अंदर हम लोग रख रहे होंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 0.125, 125, 125, अब 125 ही रिपीट होता जा रहा है। मैंने आपके सामने लिखा 0.48, 48, 48, 48, अब यही रिपीट होता जा रहा है। मैंने आपके सामने लिखा 0.37, 37, 37, यही रिपीट होता जा रहा है। खत्म नहीं हुआ है लेकिन चीजें रिपीट होती जा रही हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और जितने भी रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती हैं। आज के बाद अगर आपको कहीं बार लगा हुआ दिख जाए, क्योंकि ये जो रिपीट हो रहे हैं ना, इनके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे इसे मैं लिख सकता हूं 0.37 के ऊपर बार, बार का मतलब होता है 37 बार बार रिपीट हो रहा है। मैं इसे लिख सकता हूं 0.3 के ऊपर बार, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। मैं इसे लिख सकता हूं 0.125 के ऊपर बार, यानी 125 बार बार रिपीट हो रहा है। मैं इसे लिख सकता हूं 0.48 के ऊपर बार, यानी कि 48 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे भाई जितने भी रिकरिंग डेसिमल होते हैं, जितने भी आवर्त दशमलव होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। नहीं, वो सारा के सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अब है मेरे भाई नॉन रिकरिंग डेसिमल, नाम से समझ जाया करो। अगर यहां रिपीट हो रहे हैं तो यहां रिपीट नहीं हो रहे होंगे। जैसे अगर आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे अगर आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है, ये रहा नंबर, ये रहा मेरे भाई नंबर, आपको रिपीट ही होता हुआ नजर नहीं आएगा, पर खत्म भी नहीं हो रहा है। एक तो रिपीट भी नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा है। तो एक तो नॉन रिकरिंग इस वजह से है कि वो रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग इस वजह से है कि खत्म नहीं हो रहा है। मेरी बातें समझ में आई? तो ये वो होते हैं जो रिपीट भी नहीं होते हैं और खत्म भी नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग नॉन रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। और यही सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई कि आप ये बताइए नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या रेशनल नंबर होते हैं? तो आपका जवाब होगा ये रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? तो आप कहेंगे ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब मजा आ जाएगा मेरे भाई क्लास को करने के बाद। बीच बीच में थोड़ा सा है ना थम्सअप वम्सअप कर दिया करो, दिल पिल भेज दिया करो अगर आपके पास कुछ बचा हुआ है तो। ऐसा क्यों बोला भैया? आज के टाइम में इस एज में दिल हमारे पास नहीं है ना? तो अगर कुछ बचा बुचा है तो बीच बाच में भेज दिया करो, कुछ अच्छा लगा करे तो थोड़ा सा थम्सअप कर दिया करो, या बस केवल विरोध करने के लिए आप क्लास में मौजूद रहते हैं? जब विरोध इतना करते हो तो भाई साहब कभी कभी तारीफ भी कर दिया करो, अगर चीजें अच्छी लगा करें। बातें दिमाग में सेट बैठी या नहीं? तो आप कहेंगे भैया जी बातें दिमाग में सेट बैठ गई हैं। ठीक है। अब मेरे भाई कुछ हम जनरल डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। मैं जनरल डेफिनेशन कौन कौन सी होती हैं मैं कुछ बातें और बताता हूं। शुरुआत से आते हैं मेरे भाई। रियल नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इमेजिनरी नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर पे। अब मैं आपसे एक चीज ऐसी पूछूंगा जिसे मैंने आज ही डिस्कस किया है, मैं देखता हूं कि आपको याद है या नहीं है। कौन सी चीज है जी? सवाल यह है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सवाल यह है भाई साहब कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो मेरे भाई जो काउंटिंग नंबर होते हैं ना, काउंटिंग नंबर यानी जो गिनती में यूज होने वाले नंबर होते हैं, जो गिनती में यूज होने वाले नंबर होते हैं, उन सभी को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, उन सभी को नेचुरल नंबर कहा जाता है, उन सभी को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, उन सभी को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। दिमाग में आएगा भैया जी नेगेटिव में क्यों नहीं होता है? तो मेरे भाई कहीं आपने सुना है कि मेरे पास जो है वो -5 आम है, मेरे जेब में जो है वो -15 रुपए हैं? कभी सुना है?
तो काउंटिंग नंबर मतलब गिनती वाले नंबर, और गिनती वाले नंबर जो गिनती में यूज होते हैं, और गिनती में यूज होते हैं मेरे भाई 1 2 3 4 5, जहां तक जा सकते हैं वहां तक चले जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर कभी आपसे पूछा जाए प्राकृतिक संख्याएं, एक से शुरुआत होने वाली संख्याएं और जो गिनती में यूज होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें हम और भी कुछ कहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं? आज ही मैंने पढ़ाया है कि ऐसी संख्याओं को हम और क्या बोलते हैं। भाई देखना किसका सबसे पहले कमेंट आता है, किसका सबसे पहले कमेंट आता है। ऐसी संख्याओं को और हम लोग क्या बोलते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है? ऐसी संख्याओं को हम लोग और क्या बोलते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है? फटाफट से बताइए दोस्त, इंतजार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी ये कहा है ना धनात्मक पूर्णांक, जिन्होंने भी धनात्मक पूर्णांक बोला है, जिन्होंने भी पॉजिटिव इंटीजर बोला है, वो मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल सही। ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में सारी लाइन यूज होती हैं। जितने भी स्टेटमेंट वाले आपके क्वेश्चंस रहते हैं उनमें सारों में ये बातें यूज होती हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक जो है वो मेरे नेचुरल नंबर होते हैं? बिल्कुल सही बात है जी, सभी होते हैं। मेरी बातें समझ पा रहे हो? तो हम लोग प्राकृतिक संख्या को क्या कह सकते हैं? हम धनात्मक में यही तो पढ़ के आए थे, हम पॉजिटिव में यही तो पढ़ के आए थे। 1 से शुरू होता था और जहां तक काउंटिंग हो सकती है वहां तक जाता है। तो हम लोग वास्तविक प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। ठीक है जी, बातें क्लियर? जीरो इसमें नहीं आता है। अगर मैं इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और ऐड कर दूंगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और ऐड कर दूंगा तो वो मेरा होल नंबर बन जाएगा। अगर मैं इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में, मैंने आपसे कहा ये क्या है, आपने कहा भैया जी ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। मैंने कहा मैं इसमें जीरो को और ऐड कर देता हूं, ये क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी ये मेरा क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा, यानी कि होल नंबर बन जाएंगे। होल नंबर जो होते हैं वो जीरो से शुरू होते हैं और जहां तक काउंटिंग हो सकती है वहां तक होते हैं मेरे भाई। जहां तक काउंटिंग होती है, जहां तक काउंटिंग होती है वहां तक होते हैं। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने लिख रहा हूं, शायद जो बच्चे पहले पढ़े हैं वो उस स्टेटमेंट को जानते होंगे, और यहां उस स्टेटमेंट को पूछा जाना उतना ही जरूरी है जितना समझ गए होंगे आप। मेरी बातों को समझना। मैंने एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखा, मैंने आपसे कहा कि सभी पूर्ण संख्याएं, मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट लिखा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या ये मैंने सही लिखा है? क्या मैंने ये सही लिखा है? सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं क्या वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? बोलो, सही लिखा है या गलत लिखा है? जो ये सही कह रहे हैं पहले तो ये बता दो, ये सही क्यों कह रहे हैं? किसके ख्यालों में खोए हुए हो? किसके ख्यालों में खोए हो? सच सच बताओ। हैं 12 बजे का टाइम हो रहा है, अभी तो दिन ढंग से निकला भी नहीं है, अभी से ख्याल शुरू हो गए। नहीं है? क्यों सही नहीं है? क्यों सही नहीं है बताओ एक बार। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। भैया जी पूर्ण संख्या तो जीरो भी होती है, वो प्राकृतिक थोड़ी ना होती है। यानी कि जीरो की वजह से सारा मामला बिगड़ गया। जीरो मेरी पूर्ण संख्या तो होती है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। पर इसका उल्टा अगर लिखा होता, मैंने कहा इसका उल्टा अगर लिखा होता कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, हां जी, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। अब बताओ, अब सही लिखा है? अब बताओ, फटाफट बताओ, क्या ये बात सही लिखी है? एक बार बताना भाई, सोच के बताना है ना, रटी रटाई चीजें कुछ नहीं बोलना है। एक एक चीज पर बात करेंगे, टाइम लग सकता है लेकिन दिमाग में जाना होगा, दिमाग में चीजों को सेट बैठना होगा, नहीं तो फिर बेकार है पढ़ाना। अगर दिमाग में चीजों को नहीं बैठा पाए, टाइम लगेगा, लगता है। पहले बैच वालों को 100% फायदा मिलेगा, जो अभी से जुड़ने का प्लान कर चुके हैं उन्हें 100% फायदा मिलेगा, 100% मेरे भाई। बस कंटिन्यूटी बना के रखना।
दूसरी बात इसलिए ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं ये पूर्ण भी तो होती हैं भाई साहब। तो ये दूसरी बात 100% की सही है। दोनों बातें समझ में आई? ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त, होल नंबर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंटीजर भी, रेशनल भी, इर्रेशनल भी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे बात करते हैं। प्राइम नंबर एक सेपरेट टॉपिक है, ये थोड़ा सा हम लोग आज के लिए छोड़ेंगे। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम, ये चारों एक जैसे हैं। इनके बारे में क्या ख्याल है? वैसे तो अब क्लास जो है वो खत्म हो चुकी है, थोड़ा सा हम लोग जो है वो डेमो छोटा ही रखेंगे और कल मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ। बस अपने 2 वर्ड लिख देना कमेंट बॉक्स में, आपको ये क्लास कैसी लगी, जो अंदर से आवाज आए। अच्छी आवाज आ रही है मेरे लिए अच्छे वर्ड लिख देना, बुरी आवाज आ रही है मेरे लिए बुरे वर्ड लिख देना, जेन्युइन वर्ड लिख देना। आपका हर एक कमेंट जो है वो एक्सेप्ट होगा, है ना, दिल से स्वीकार्य होगा। आप जो सच्चाई लिखेंगे, आपका कोई सजेशन होता है, आपको कोई शिकायत रहती है, कोई भी कुछ भी रहता है, वो आप जरूर लिखिएगा। एक एक कमेंट जो है वो आज आपका पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये 3 दिन आपके लिए हैं, 3 दिन में आप लोग देख लीजिए। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, टाइम को बिगाड़ना मत, टाइम को अपने दिमाग की सुनना। इस बार दिमाग जैसा बोले ना वैसा करना मेरे प्यारे दोस्त। ये मत सोचना वैकेंसी कब आएंगी कब नहीं आएंगी, ऐसा कुछ नहीं सोचना। वैकेंसी को आना होगा, लेकिन एक अच्छी तैयारी के लिए आपको टाइम चाहिए, और वो टाइम सही टाइम है जहां अब हमने चीजें शुरुआत करी है। बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप अपना अच्छा भला बुरा बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लास को अगर लाइक पाइक नहीं किया है तो देख लेंगे, मन नहीं करता है तो कोई आवश्यकता नहीं है। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।